नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका की सेना ने हार मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप को आप पिछले 48 घंटों से डुगडुगी बजाते हुए या डंका बजाते हुए लगातार सुन रहे हो। भारत के जो चैनल हैं वो भी उसी सुर में सुर, जैसे सीआर एक हुआ करता है तो बाकी सारे सीआर हुआ हुआ करने लगते हैं। वैसे ही जैसे वो हुआ करता है वहां से वाशिंगटन डीसी से, यहाँ भारत वाले और तेज हुआ 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 करने लगते हैं। तो यहां भी डंका बज रहा है कि ट्रंप जीत गया। लेकिन ट्रंप की सेना अगर कैमरे के सामने हो, मतलब सेना तो आएगी नहीं पूरी की पूरी, चीफ ऑफ स्टाफ बैठा हो और उससे सवाल किया जाए और जुबान ही न खोले, ये कैसी जीत। अंतर क्या होता है? ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन या ट्रंप के समकालीन बहुत सारे उसके दोस्त मित्र बेशर्म, वो हो सकते हैं, बेशर्म हो सकते हैं, ढीठ हो सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी देश की सेना के लिए, हर देश की सेना का सम्मान मैं इसलिए करता हूं कि हर देश की सेना अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के सम्मान और संप्रभुता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहती है। वो अमेरिका की सेना हो, इजराइल की आईडीएफ ही क्यों ना हो, नेतन्याहू है ना रक्त पिपासु, वो आईडीएफ अपने देश के लिए खड़ी है। ईरान की सेना आईआरजीसी ने तो सब दिखा दिया दुनिया को कि जज्बा क्या होता है। हमारी सेना, हम तो अपनी सेना के शौर्य के आगे बाकी दुनिया को कम मानते हैं। तो सेना ये फरेब फर्जीवाड़े ये सेना नहीं कर पाती। वो डीएनए ही चेंज होता है। जब वो सेना बोल देते हैं ना तो डीएनए चेंज हो जाता है। शायद इसीलिए जो चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी आर्मी के हैं उन्होंने जुबान नहीं खोली। और ये मुंह बंद रखना ये हार की स्वीकारोक्ति नहीं है तो और क्या है। नेतन्याहू जेल जाएंगे, 10 साल तक की सजा हो सकती है, 3 साल से 10 साल तक की। लेकिन क्वेश्चन मार्क है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या युद्ध विराम अगर पूरी तरह से लग जाए, यानी मिडिल ईस्ट में 100% शांति कायम हो जाए, तो नेतन्याहू के जेल जाने का रास्ता पक्का हो जाएगा, तय हो जाएगा। 100% जाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ केस आगे बढ़ने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही है जिसकी आड़ में ये इंटरनेशनल क्रिमिनल, जिसको आईसीसी ने घोषित कर रखा है, अंतरराष्ट्रीय जो है वारंट उसके खिलाफ जारी कर रखा है। क्या ये युद्ध की आड़ में सिर्फ खुद को बचा रहा है और खुद को बचाने के लिए एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों का संहार करवा रहा है? क्या ये भी एक सच है? क्योंकि यही वाली नस ईरान ने दबाई है, लिख दिया ये बात। अब तक तो लोग, हम लोग जैसे जो करते थे, जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति को, जियो पॉलिटिक्स को समझ करके चर्चा करते थे, हम लोग बोलते थे कि इसकी कुर्सी जाएगी जिस दिन वो जेल चला जाए। लेकिन अब ईरान ने यही वाली नस दबाई और ये वाली नस जैसे ही दबाओ ना, 2-3 फुट उछल जाता है दन्न से नेतन्याहू। और उसी उछल कूद में पाकिस्तान से भिड़ंत हो गई है, इजराइल की तगड़ी वाली भिड़ंत। भाव को ले आइए जरा, फिर हम आगे आपको दिखाएं खबरें, बहुत साफ साफ दिखाएंगे। स्वागत है भाव। 2 हिस्से में चर्चा करेंगे। अमेरिकी सेना का मौन क्या हार की स्वीकारोक्ति है, पहले ये, और फिर नेतन्याहू के जेल वाले हिस्से चलेंगे। लाइए हेडलाइन लाइए। ये देखिए पहली हेडलाइन, ट्रंप का दावा छोड़िए, ईरान में सीज फायर को अपनी जीत क्यों नहीं मान रही अमेरिकी सेना। 4 पॉइंट्स। और ये तमाम जो अमेरिका के अखबार मीडिया रिपोर्ट्स है उन्हीं के हवाले से है। जरा चलिए आगे चलिए। हिंदी सिर्फ इसलिए है कि हमारी भाषा का माध्यम और मेरा कंफर्ट जोन हिंदी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हेगसेथ, जो पीट हेगसेथ वहां का युद्ध मंत्री है, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेन केन ने जीत को लेकर पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सोचिए आप, डेन केन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जीत पर जितने सवाल पूछे गए एक सिंगल सवाल का जवाब नहीं दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ हेगसेथ
पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते नजर आए। तो हेगसेथ को तो आप छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह का काम है, एक कहे 29 तक, 39 तक, 49 तक रहेंगे मोदी, ये वहां का राजनाथ है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने जीत पर कोई जवाब नहीं दिया। आगे चलिए, जरा आगे बढ़िए। इस युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए, 12 बुरी तरह घायल हैं, 170 घायल हैं। सेना जिस उद्देश्य के साथ जंग में उतरी थी वो भी हासिल नहीं कर पाई। ईरान में न तख्ता पलट हुआ, न ईरान ने सरेंडर किया। उल्टे अमेरिकी सेना पर लड़कियों के स्कूल पर हमले का आरोप लगा। यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये शर्मसार करने की क्या एक वजह है? ये आगे बढ़िए, आगे चलिए, अगला पॉइंट लाइए। ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट फिर वही उसी के हवाले से है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिकी सेना के सभी बेस बर्बाद हो गए हैं, सभी बेस। ईरान ने जंग के दौरान उसके कई जहाजों को मार गिराया। अमेरिकी एयरफोर्स ने 12,000 मिसाइलों से ईरान पर हमला किया, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इतना ही नहीं, जब ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों से होर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए कहा तो सैनिक पीछे हट गए। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को रखिए दिमाग में कि कौन जीता है। आगे चलिए, तीसरे पे आइए। जंग में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से हमला करने में 40 अरब डॉलर खर्च किया जा चुका है। यह कुल रक्षा बजट का 5% है। 2025 में अमेरिका का रक्षा बजट 849 अरब डॉलर था। 40 अरब डॉलर तो ये जो दिख रहा है, कायदे से आप जाएंगे तो 50% जाएगा। जो डैमेज हुआ है, सारे बेस खत्म हो गए। वो बेस बनाने में कितना पैसा लगा था? खरबों खरबों डॉलर। यहाँ तो अरब में है, खरबों बर्बादी है। ट्रंप सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन में है। यह फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें समझौता करना है या आगे जंग लड़नी है। सेना इस वजह से जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि इससे उसकी किरकिरी होगी। भाई उसका तो मान लो इज्जत कोई है ही नहीं है। वो आज है कल नहीं रहेगा। 28 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, फिर एग्जॉटिक हाईलैंड पे चला जाएगा वो। लेकिन सेना तो सदा के लिए है। देश देश रहेगा तब तक सेना रहेगी। इसलिए भी नहीं बोल रही कि इस बेशरम का क्या है। ये सुबह कहेगा जीत गए, दोपहर में कहेगा सीज फायर कर लिए, शाम को कहेगा होर्मुज खोल लिए, रात में कहेगा होर्मुज की जरूरत नहीं, हम वैसे सो गए। इस बेशरम के चक्कर में हम कहे किरकिरी करा भाऊ। जो ये तो सारे अलग पॉइंट थे लॉजिक पर। पीट हेगसेथ के साथ केन का बैठना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और कुछ भी नहीं बोलना जीत के सवाल पर, ये क्या अमेरिका के आम आदमी के लिए उस हार की स्वीकारोक्ति नहीं है जो खामनेई ने कहा है कि हम जीते हैं, वो हारा? यकीनन है। पेंटागन जब अपने सांसदों को ब्रीफ कर रहा था, जिसमें विपक्ष के भी थे, सत्ता पक्ष के भी थे, तब भी पेंटागन ने ये कहा था कि हमें पता ही नहीं हमारा फोकस क्या है। पेंटागन ने ये भी कहा कि अब तक के युद्ध में हमने क्या हासिल किया इसका कोई विराम दे नहीं सकते। तभी रिपब्लिकन भी, जो ट्रंप के पार्टी के लोग हैं, वो भी बाहर बिल्कुल गुस्से में आके उन्होंने कहा कि ये देश को बर्बाद कर देगा। उसके बाद आप डिफेंस पे आइए। डिफेंस पे आप देखिए कितने लोग जो है वो निकाले गए, और सब बड़े पोस्ट पे जो लोग थे डिफेंस से वो निकाले गए। क्यों निकाले गए? आप आर्मी का चीफ बदल देते हैं, एयरफोर्स का चीफ बदल देते हैं, उसको कुछ तो कारण होगा। एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, क्योंकि उन्होंने कई जगह व्हाइट हाउस की ऑर्डर्स को मानने से मना किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये डेथ ट्रैप है ईरान के साथ युद्ध लड़ना। जब व्हाइट हाउस ने देखा कि ये हमारी लाइन टो नहीं कर रहे, हमारी लाइन पे नहीं चल रहे, तो उनको निकलवा दिया। अब एक केन साहब लाए। केन साहब भी बताने की स्थिति में नहीं है देश के। क्या बताएगा मुझे? मतलब कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हमने हार्मुज खोल दिया इतना करने के बाद। एक आपका अधिकारी, एक कर्नल को बचाने के चक्कर में आपने 5-10 लोग मरवा दिए, 2 चॉपर गिरवा दिए, 2 बड़े प्लेन गिरवा दिए, काय के लिए? एक आदमी के लाने के लिए। और आप महिमा मंडन कर रहे हो। जो लोग मर गए उसका बहुत कंजर्वेटिव आंकड़ा ही है जो बता रही है। आंकड़ा बहुत ज्यादा है
मरने वालों का। और आप होर्मुज पे करना क्या चाहते हैं? आर्मी हैज टू बी क्लियर ना। आशीष, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति सर्व, हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में ताकत है, राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प जैसा होता है, लेकिन टेक्निकली राष्ट्रपति को बोलते हैं कि वो सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स का वो सुप्रीम कमांडर है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर है और राष्ट्रपति के हाथ में ही सत्ता भी है। अब आपका कमांडर यही नहीं चाहता कि हार्मुज खोलना है कि नहीं खोलना है। आप और कुछ छोड़िए, हार्मुज पढ़िए, सिर्फ हार्मुज को सामने रखिए। 28 फरवरी से लेके आज तक हार्मुज के बारे में ये आदमी क्या क्या बोला होगा, कैसा कैसा बोला होगा। तो जो वहां लोग खड़े हैं उनको यही पता नहीं करना क्या है। तो फ्रस्ट्रेशन आता है आर्मी को जब आपको ये पता है कि आपको लगातार फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको गोल पता नहीं है। आर्मी किस लिए आज जाती है भाई? मर मिटने के लिए जाते हो आप बताइए। अब्राहिम लिंकन को रोल ही पता नहीं क्या करना है और ड्रोन आके गिर गया, डैमेज होके चला गया। तो क्ल्यूलेस लोग हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ये सीज फायर हम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम यदि वहां पे अभी 3500 नेवी सील और 2500 हमने यदि वो लोग भेजे हैं, वो क्या करेंगे? अभी छापामार करेंगे, वो खर्च पे उतरेंगे, वो हरमुज खोलेंगे? नथिंग इज क्लियर। 50,000 जो लोग हैं ऑलरेडी, 50,000 का जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे जो लोग हैं 50,000 खाड़ी के देशों में, उनकी हालत बुरी है। बेचारे छुप रहे इधर से उधर। ये क्या किसी भी आर्मी चीफ के लिए क्या ये भूषणार्थ बात है क्या? तो क्या जवाब देगा वो? देखिए, वो तो ये नहीं कह सकता कि ट्रंप महान है। ट्रंप इतने महान है कि ट्रंप ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेले रोज। वो किसी के बाप को नहीं बताते क्या करने जा रहे हैं, उनको नहीं भी पता नहीं क्या करना है। और ऐसी स्थिति में हम डटे हुए हैं, ये विजय है हमारी, ये तो नहीं कहेगा वो। इसकी इस हाल से आगे की कड़ी जरा नेतन्याहू पर। एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ नेतन्याहू। जब ये जुगलबंदी है तो इस जुगलबंदी की पूरी पोल खुलनी चाहिए। और वहां पर जहां पर अब रखा है हाथ ईरान ने, दरअसल अब्बास अरागची ने ट्वीट किया। और अब्बास अरागची ने ट्वीट करके कहा कि युद्ध विराम जैसे ही पूरी तरह लागू हो जाएगा ये जेल चला जाएगा। जब लाइए खबर, लाइए अगली। और ये वाकई ये चर्चा हम लोग बहुत दिन से करते हैं, बहुत दिनों से चर्चा करते हैं हम जो है भाऊ। लेकिन आज हम इसको पूरा खोलेंगे मामले को। जंग नहीं तो जेल। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बेंजामिन नेतन्याहू की दुखती रग पर रखा हाथ। आगे बढ़िए जरा। ये दुखती रग क्या है, क्यों है, इसको अब आज आज समझ ही लेते हैं। बहुत दिन से हम लोग चर्चा करते होंगे तो दर्शक कहते होंगे कि पता नहीं बेंजामिन नेतन्याहू क्यों ये लोग कहते हैं। नेतन्याहू ने गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक बयान जारी किया। एक वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने साफ किया कि लेबनान में फिलहाल किसी भी तरह का युद्ध विराम लागू नहीं है। उस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी नेतन्याहू को चेतावनी दी और एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि युद्ध विराम होते ही नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। ये जेल चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे, आज वो फैक्ट हम लेकर आएंगे, आपके सामने दिखाएंगे। नेतन्याहू के खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं। इजराइल में 3 चल रहे हैं। हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात नहीं कर रहे, वहां पर तो युद्ध अपराधी घोषित है। 3 बड़े केस चल रहे हैं। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000। ये तीनों केस जो है, इन सभी में अलग अलग तरह के करप्शन के आरोप हैं और यही केस अब फिर से अदालत में सुने जाएंगे। इससे इजराइल में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। मतलब ये ऐसे ही नहीं है, इजराइल में इस पर कदम बढ़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो वैसे ही ठनी हुई है। यहाँ वाला हाल थोड़ा है भारत वाला। वहां पर इसी चक्कर में वॉकआउट हुआ था। तो जो है वहां पर स्थिति और गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अब ये केस फिर से अदालत में सुने जाएंगे। आगे बढ़िए जरा इसमें।
2019 में आरोपित हुआ जब ये इस पर नेतन्याहू, तो ये पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिस पर ऐसे चार्जेस थे। उनके खिलाफ रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वास भंग जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि वो सभी आरोपों से को खारिज करते करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं। अब सोचिए, 20 साल से यही प्रधानमंत्री हैं और बता रहे राजनीति, 20 साल से ज्यादा हो गया बहुत, तो ये यही बता रहे हैं कि इनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो गई है। पूरे मिडिल ईस्ट में ये तहलका मचा रखा है, देश में इसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो गई। बताइए आप, चलिए आगे, चलिए आगे, अगला। ये दरअसल केस में क्या क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझें। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार केस 1000 को गिफ्ट अफेयर कहा जाता है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू और उनके परिवार ने करोड़ों के महंगे तोहफे लिए और बदले में राजनीतिक मदद की कोशिश की। केस 2000, ये मीडिया कवरेज को लेकर, ये केस सुनिएगा और केस सुन करके थोड़ा अपने आसपास के माहौल को देखिएगा। केस 1 में करोड़ों के महंगे तोहफे लेकर के राजनीतिक मदद की, कहीं और भी AA, AAA की बात होती है। केस नंबर 2, मीडिया कवरेज को लेकर कथित डील का मामला। इसमें पॉजिटिव खबरों के बदले अखबार पर दबाव डालने की बात सामने आई। यहाँ पर रनडाउन भी चैनलों में नहीं बनता है हमारे यहाँ, तो वो कोई हिरन है वहां से रनडाउन आता है, सुनते हैं। कितने बवाल और कितनी खबरें इस पर छप चुकी, मतलब मेन स्ट्रीम नहीं लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया तो कई खबरें इस पर कर चुका है, कई रिपोर्ट्स छप चुकी हैं कि यहाँ की मीडिया तो परमानेंट 24 घंटे दबाव में। वहां पर तो कुछ डील का मामला है और यहाँ पर तो डील ही है और डील के अलावा कुछ नहीं है। केस नंबर 4000 सबसे गंभीर है। इसमें टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले सकारात्मक मीडिया कवरेज लेने का आरोप है। इसी केस में रिश्वत का आरोप है। अब ये मीडिया डील और कंपनी को फायदा, ये वाला आ जाएगा तो इसमें तो हमारे देश के सबसे बड़े यूट्यूबर से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया सब नपेंगे, सब 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 नपेंगे, सब सब नपेंगे। अडानी सेठ से किसने 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 कितने लिया है, लिया। अडानी सेठ के हाँ, मेहरबानी पे कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कैसी फिल्में बन रही है, सब पता आ जाएगा लोगों के सामने। सब पता चलेगा। लेकिन ये जब आगे, आपने आरोप पढ़े आशीष जी, तब हाँ, मुझे लगता है कि वाकई ईरान में अभी भी जुडिशरी कितनी जिंदा दिल है। इजराइल में, हाँ। जिनको गंभीर आरोप बोलते हैं, इनके ऊपर तो व्यभिचार के भी आरोपों को ये गंभीर नहीं मानते, हत्या के हाँ, आरोपों को ये गंभीर नहीं मानते, हाँ, दुराचार के आरोप को गंभीर नहीं मानते। भ्रष्टाचार ये एक प्रैक्टिस हो गया है, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक जीवन का अंग हो गया है भ्रष्टाचार। बड़ा कैजुअली लेते हैं लोग। हम्म, राजीव गांधी पे 64 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप था। हम्म, यहां तो हजारों करोड़ के खेल हो रहे हैं। 1000 करोड़ का तो स्टिंग ऑपरेशन कल ही बताया आपने। यहाँ और फिर हमारी यहाँ न्यायपालिका कहती है कि हम कस्टोडियन है संविधान के। अरे बोलने के पहले जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलोगे क्या भाई? कस्टोडियन हो, बनो कस्टोडियन। सिर्फ होने की बात नहीं है, बनो, दिखो कस्टोडियन बनते हुए। हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये युद्ध क्यों चाहता है? क्योंकि युद्ध नहीं तो वो जेल है। हम्म, अभी चुनाव है वहां पे 2-3 महीने बाद, यही अक्टूबर। और सुपड़ा साहब है। जैसे सुपड़ा साहब होगा, बाकी बची हुई जिंदगी जेल में जाएगी। और एक मुजरिम ने दूसरे मुजरिम के लिए पैरवी भी की है। हाँ, एक मुजरिम जो सजा याफ्ता है, व्हाइट हाउस में बैठा है, उसने ही न्यायपालिका को बोला कि अरे वो तुम्हारा हेड है, स्टेट का हेड है, देखिए जरा इसको करो, ठीक करो। अच्छा आदमी है मेरा दोस्त, बीवी। अच्छा आदमी। मतलब एक व्यभिचारी दूसरे व्यभिचारी को सर्टिफिकेट देता है। मतलब एक अशोक खरात ने किसी को सती सावित्री का सर्टिफिकेट देने जैसी बात है ये। क्या बिल्कुल। बताया? अभी मैं इस केस का और डिटेल आज जब हम लाते हैं तो पूरा फिर विषय डिटेल में लाएंगे दर्शकों के नहीं, सामने। लोगों को भी एक लगना चाहिए, लोगों देखिए हमारे दर्शक भी कई दिनों से सुन रहे हैं आशीष जी इसको, हाँ, कि कि जेल नेतन्याहू पे जाएगा, जेल केसेस जाएगा। है, तो जरा जरा थोड़ा सा डिटेल ही आज ये करो पूरा। ये देखिए, इस मामले में आरोप है जो केस 1000 है, गिफ्ट अफेयर, इसको गिफ्ट अफेयर कहते हैं, केस 1000।
इसमें नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने सालों तक, ये एक बार का नहीं है, सालों तक महंगे तोहफे स्वीकार किए। इसमें सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी जैसी लग्जरी चीजें शामिल थीं। ये उपहार हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर जैसे हम्म। कारोबारी लोगों से मिले बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन उपहारों के बदले नेतन्याहू ने उनके हित में कुछ फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की, जैसे वीजा से जुड़े मामलों में मदद, टैक्स नियमों में राहत या कारोबारी फायदा दिलाने की कोशिश। ये टैक्स नियम, कारोबारी फायदा, ये भारत में चल जाता है, उन देशों में तो वो नप जाएंगे। हालांकि नेतन्याहू का दावा है कि ये सब निजी दोस्ती के तहत दिए गए गिफ्ट थे, इसमें किसी तरह का लेन देन नहीं है, निजी दोस्ती है। 2 नंबर पे आइए, अगला 2 नंबर, केस नंबर 2000, मीडिया डील विवाद। इसकी डिटेल, इस केस में एक मिनट नेतन्याहू पर आशीष जी, मीडिया को, आशीष जी, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ ये तो इजराइल जैसा सिस्टम अपने यहाँ होता तो अपने पुरी साहब कब के नप चुके होते। हाँ हाँ पुरी से, पुरी ने भी तो वीजा दिलवाने के लिए वो एप्स्टीन के आदमी को बहुत प्रयास किया था रिटायरमेंट के बाद। हाँ, दिलवाया एप्स्टीन था। सबसे बड़ा, एप्स्टीन सबसे बड़ा दलाल, जिसको हम्म, पिंप कहते हैं अंग्रेजी में, उस दलाल हाँ, के ये छोटे दलाल हम्म, जिनका उनके साथ टेलीपैथी था, हम्म, और हमारे देश में वो कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। तुलना करिए। प्रधानमंत्री वहां जाके मेडल लेके आते इजराइल से, तो थोड़ी न्यायपालिका की थोड़ी लेके आते साथ में, पॉकेट में डाल के थोड़ा सा। इसीलिए तो न्यायपालिका चीफ जस्टिस को वहां पर सदन में नहीं बुलाया कि कहीं परछाई न पड़ जाए। 2 नंबर हाँ। देखिए केस, केस नंबर 2000। इस केस में नेतन्याहू पर मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने एक बड़े अखबार के मालिक अर्नोन मोजेस के साथ डील करने की कोशिश की। इस डील के तहत नेतन्याहू ने कथित तौर पर एक अखबार की सर्कुलेशन सीमित करने के लिए कदम उठाए। बदले में मोजेस के अखबार में उन्हें पॉजिटिव कवरेज मिलता है। इस मामले में कुछ रिकॉर्डेड बातचीत भी सामने आई है, जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि ये बातचीत केवल अनौपचारिक थी और इसे कभी लागू नहीं किया गया। मतलब इसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि बातचीत की थी। हमारे यहाँ होता तो कहते कि एआई है। हमारे यहाँ तो जहां पर एआई नहीं मतलब नहीं, सबसे हमारे, पीछे है, वहां पे हर चीज अरे को एआई कह देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी नप चुकते ऐसे यदि होती तो। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, ये सब हम्म पैरेलल अपने यहाँ हुआ है। हम्म टीवी 9 भारतवर्ष हम्म का लोकार्पण, हम्म हम्म उस लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए, हम्म और उस प्रधानमंत्री जब बाहर से निकल रहे थे तो वो भूल हम्म गए कि उनका गाड़ी में बैठने से लेके उतरने तक सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हम्म जब वो वापस जा रहे गाड़ी में बैठने के लिए, तो उन्होंने उन मालिकों को कहा कि आपने क्या कर दिया, आपने तो वो हम्म सारे लोग भर दिए चैनल में जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम्म और ये टेलीकास्ट, वो ये लाइव चल रहा है। हम्म 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 उसके बाद एक 6 महीने के अंदर वो सारे लोग बाहर हो गए। यह तो कोई औपचारिक बात नहीं थी। हम्म इसराइल का यदि कानून यहाँ लागू हो तो ये सब अपराधी है, और हम्म घनघोर अपराधी है। हम्म। तीसरा पॉइंट लाइए, ये सब देखिए ना, यही कहते हैं, इससे अपने डेमोक्रेसी की भी थोड़ा तुलना करिए। केस नंबर 4000 सबसे गंभीर है, बेजेक वाला अफेयर। यह मामला सबसे गंभीर माना जाता है क्योंकि इसमें रिश्वत का सीधा आरोप शामिल है। आरोप है कि नेतन्याहू ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हुए बेजेक टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेटरी फायदा पहुंचाए। इससे कंपनी को करोड़ों का आर्थिक लाभ हुआ। बदले में कंपनी के मालिक साउल एलोविच के नियंत्रण वाला न्यूज पोर्टल जो है, उस पर नेतन्याहू और उसके परिवार के पक्ष में पॉजिटिव खबरें प्रकाशित की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सीधा फायदे के बदले फायदा, यानी फायदा देने के बदले फायदा लेने वाला मामला है। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों को भी नकारते हैं और कहते हैं कि उनके फैसले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिए गए थे, न कि किसी निजी लाभ के लिए। मतलब सब किया है, एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ये सब किया है, इसमें भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ फैसले तो हमने लिए थे लेकिन फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लिए थे, वो ऑटोमेटिक फायदा पहुंच गया उनको। ये भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया, इसमें भी ये भी मामला गजब है। और ये मामला तो हमारे यहाँ, इससे ये मामला तो वहां एक है, एक टेलीकॉम कंपनी, यहाँ पे तो सबका सब अरे नियम बदल हमारे यहाँ तो अडानी, हमारे यहाँ तो एक कंपनी को 100 बार ऑब्लाइज करने की खेल है, हाँ और ऐसे 1000 कंपनियां हैं।
और नियम सबसे बदल बड़ी बदल। रिलायंस है, सबसे बड़ी तुम्हारी ये है, अडानी है। हाँ। अब जरा एक अगला लाइए, इस पर सजा कितनी हो सकती है, तथ्यों पर पूरा हो जाए तथ्य। इजरायली कानून खास तौर पर पिनल लॉ 1977 के तहत नेतन्याहू पर लगे आरोपों में सख्त सजा का प्रावधान है। धोखाधड़ी और विश्वास भंग जैसे मामलों में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। ये आरोप केस नंबर 1000 और 2000 में लागू होते हैं, जबकि केस 4000 में भी ये शामिल हैं। इन धाराओं का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और इससे जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। अदालत दोषी पाए जाने पर जेल के साथ जुर्माना भी लगा सकती है। सजा कितनी होगी ये सबूत, गवाहों और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। लेकिन केस नंबर 4000 जो अगला है, अगला पन्ना लाइए, केस नंबर 4000, इसमें लगे रिश्वत के आरोप सबसे गंभीर हैं। इजरायली कानूनों के मुताबिक इस अपराध में अधिकतम 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अगर सभी मामलों में दोष सिद्धि होता है तो सैद्धांतिक रूप से कुल सजा 19 साल तक जा सकती है, 19 साल तक सजा। लेकिन आमतौर पर अदालत सजा को एक साथ चलने देती है, जिससे वास्तविक जेल अवधि कम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट नैतिक पतन यानी नैतिक भ्रष्टता मानती है तो नेतन्याहू पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है और नेतन्याहू सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अब जो है यहाँ पे ये कहानी रुकती है। जी, अब इतनी हाँ। ये सजा यदि हमारे देश में हो जाए हम्म। तो ये लोग तो 3 साढ़े 3 साल के लिए अंदर चले गए। ये जो इजराइल जिसको सजा लायक गंभीर अपराध बोल रहा है, ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है रोज की। सारे डबल इंजन की सरकार के ठेके उठाइए, आपको सब गुजराती को मिलते हुए दिखाई देंगे। जो साइकिल बनवा रहा था उससे इन्होंने वो बनवाए, अपने वेंटिलेटर बनवाए कोविड में। हम्म। जो टाइल बना रहा था, जो घड़ी बना रहा था, उससे पुल बनवा लिया गुजरात में, वो बह गया और कई लोग मर गए, सैकड़ों। हाँ, मोरबी। हाँ। ये तो कुछ भी करवा सकते किसी से। हम्म। ये प्रावधान हमारे यहां भी है आशीष, ऐसा नहीं है। हमारा भी संविधान बहुत कड़ा है, लेकिन न्यायपालिका को जंग लग चुका है, जंग लग चुका है। एक छोटे से गलती के लिए इंदिरा गांधी का चुनाव साइड कर करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नपवा दिया था। वो न्यायपालिका कहाँ है? तो वो तो कब की चली गई, बहुत दिन। यहां तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार को सदाचार और राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्रभक्ति के तहत एक्सेप्ट किया जाता है। या वांगचुक यहाँ तो जैसे लोग महीनों जेल में रहते हैं, हाँ, और जिनको जेल में होना होता है उनका वारंट तक नहीं निकलता। यहाँ तो न्यायपालिका से लेके, अब तो न्यायपालिका के बारे में भी ये कह सकते हैं और कहेंगे, न्यायपालिका से नहीं लेकर नहीं, के पुलिस तक, सब के सब कार्यकर्ता के रूप में नजर आने लगे हैं कि इस कार्यकर्ता पार्टी के रूप में। फलाने पार्टी कार्यकर्ता है, फलाने के कार्य साहेब के लोग। बिल्कुल कार्यकर्ता, कार्यकर्ता टाइप नजर आने और डेडिकेटेड कार्यकर्ता। लगे। नुसता कार्यकर्ता नहीं, डेडिकेटेड कार्यकर्ता। शर्म नहीं आती किसी को, शर्म हमें ही आती है जब खबर बताते हैं, आखिर में एक हेडलाइन बोलते और हुए दिखा। हमको शर्म आती है। लोग भी कहते हैं यार कितना बोलते हो तुम लोग। मैंने बोला क्या कहें। भारत से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जीते जी सामने हत्या तो होने नहीं देते ना। थाली में मक्खी गिरी है, कैसा निवारा जाएगा मुंह में? दरअसल बाबा दिक्कत साहब ये है ना। अम्बेडकर ने आंखें खुलवा दी है। हम्म। उस खुली हुई आंखों से जो दिखता है उस पर रिएक्ट करने का तो अधिकार है। भारतीय है, टैक्स देते हैं और देश को चाहते हैं, बोल तो सकते ही है और बोलेंगे।
हाँ ये हाँ आशीष जी का जो बोलेंगे। न्यूज लॉन्चर है, वो कभी आपको चुप होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। हम हम बोलेंगे और बताएंगे भी कि संविधान के कस्टोडियन का मतलब ये नहीं होता है। हमारी तो अंग्रेजी मान लो कमजोर है, आशीष चित्रांशी की तो कमजोर है, लेकिन जितनी कमजोर है उतने में भी जानता हूं कि संविधान के कस्टोडियन का मतलब ये नहीं होता कि संविधान को कस्टडी में रख लो। बस। कस्टोडियन मतलब ये लोग कई बार कई हमको लगता है समझ लेते हैं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं पता नहीं, है तो समझते हैं कि इन्होंने कस्टोडियन मतलब कस्टडी में उसको रख लो, तो कस्टडी में रख अरे दिया उसको, ये हिरासत वही में रख समझ रहे होंगे, अरे वही समझ रहे होंगे आशीष। दिया। इनकी कानून की समझ भयावह है। बगैर एफआईआर के चार्जशीट फाइल होती है और सालों मुकदमा सुना जाता है। ये भी इसी देश में होता है। और अंत में कहा जाता है कि अरे और कहाँ है भाई। अंत में जब आप नतीजा रोक के रखते हो, निर्णय रोक के रखते हो एक 3-4 महीने, हमको लगा क्या निकला, बोले एफआईआर ही नहीं है। अरे ये तो पहले दिन आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। क्या बात है। उनको तो इंटरनेशनल को इसमें भेजना चाहिए, कोर्ट में, हेग में, मतलब ऐसे जजेस को। अरे ये एक और खबर दिखा दे बस, तो इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। एक हेडलाइन दिखा दीजिए। ये इजराइल इजराइल जो है ना, ये चारों तरफ से कल तो रहा ये उथल पुथल, इतना उछल कूद, लेकिन इसकी स्थिति आगे ठीक लगती नहीं है। आतंक के गढ़ पाकिस्तान ने इजराइल को कहा कैंसर। ईरान अमेरिका बातचीत से ठीक पहले मचा हंगामा। अब अगर पाकिस्तान इजराइल को कैंसर कहने लगे तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। और ट्वीट, और दोनों में खूब जूतम पैजार हो रही है। वो ये जो है ख्वाजा आसिफ ने, अमेरिका अमेरिका को पूछ के ही, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो सीज फायर की घोषणा खुद करे। हाँ हाँ अमेरिका को पूछ के ही सारी बातें हुई। हाँ लेबनान वॉज अ पार्ट ऑफ इट। हम्म, इसराइल ने कहा कि लेबनान नहीं है। इसराइल ने अमेरिका से कहलवाया कि इस लेबनान को बाहर निकालो। अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान बोला भाई क्या ईरान को मैं क्या बताऊंगा, लेबनान बाहर है तो। उनके 10 क्लॉजेस में तो ये भी एक क्लॉज है। और हमने तो क्लियर कहा कि आपके सहयोगी और ईरान, लेबनान और बाकी जगह जहां युद्ध चल रहा है, एल्स अदर प्लेसेस, सभी जगह सीज फायर होगा। तो इन्हें कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसराइल ने। तो भाई किसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाओ। एक तो आप अमेरिका के कहने पे मध्यस्थता कर रहे हो, और उसके बाद आप क्रेडिबिलिटी का सवाल हो। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है तो फिर उन्हें बता दिया दौड़ा कि तुम लिया तो उसने, कैंसर हो, कैंसर तुम दौड़ा तो लिया कैंसर उसने। हो। हाँ। उसके बाद बिलबिलाए घूम रहे हैं सब, बिलबिलाए घूम रहे हैं कि उसकी मध्यस्थता पे अब हमको भरोसा नहीं है, ये है वो है। हाँ। खैर, अब इजाजत दीजिए। ये नेतन्याहू और ट्रम्प, ये दोनों इस दुनिया भर के लिए ये अशांति के प्रतीक बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशांति के प्रतीक हैं और अपने देश में भी दोनों फंसे हैं। ऐसा नहीं, ये दोनों दोनों दोनों। चैत्र समाना देश में भी फंसे हुए नहीं, हैं। अरे और तीसरा वो बहुत मजे बड़े ले रहा वाले है। को तो सजा भी हुई है। हाँ, बड़े वाले सजा हुई है। दू, दूसरा वाला है वो लाइन में लगा है, अदालत में सुनवाई है, और तीसरा वाला मजे ले रहा है। तीसरे वाले की तीसरा वाला, कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है नहीं, जो सिर्फ मजे ही लेता है। दूसरे वाले ने इनको ज्ञान दिया होगा। हाँ, अरे सबसे पहले जज सेट करो, फिर क्राइम करो, जैसा हम करते हैं। तीसरा सबसे मजा लेने के लिए जन्मा है, मजा ले रहा है। इजाजत दीजिए मजा हमें। धन्यवाद, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ले